नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नक्षत्रों के बारे में। जिन लोगों को ज्योतिष में विश्वास है या जो लोग ज्योतिष में के बारे में जानना चाहते हैं या ज्योतिष क्या है, तो उसके बहुत सारे जवाब हैं। तो उनमें से मैंने एक टॉपिक उठाया कि भी नक्षत्र के बारे में आज बात करता हूँ। ये जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए ये काम का है। जो लोग अभी दो राय पे हैं, जो कंफ्यूज है नहीं है, माने नहीं माने, उनको ये शायद हेल्प कर सकता है। और जो नहीं मानते हैं तो उनका मोस्ट वेलकम। मैं तो मतलब उन लोगों को मैं हमेशा सबसे ज़्यादा बेहतर मानता हूँ जो सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, बाकी किसी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा वो नहीं करते। वो ठीक है, वो उनका अपना वो है। तो नक्षत्रों की अगर बात करें तो जैसे भारतीय ज्योतिष में जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी सिस्टम है, भारतीय ज्योतिष पद्धति है, उसके अंदर नक्षत्रों का बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं आपको अगले वीडियो में तो ये बताऊंगा कि भी मतलब कैसे नक्षत्र जो है वो काम करते हैं या कैसे उनकी परिक्रमाएं होती हैं, क्या उनका मेथड है। पर अभी हम इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कितने तरह के नक्षत्र होते हैं। तो पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। ये स्टोरी है जैसे माइथोलॉजी की, मतलब जो पौराणिक कहानियाँ हैं या लोगों की आस्था के लिए जो किताबें मौजूद हैं उसमें जो कहानियाँ हैं। इसका खगोल शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। खगोल शास्त्र मतलब एस्ट्रोनॉमी, ये कहानी उससे मिलती जुलती है। मतलब जो आस्थावादी लोग हैं वो सीधा जो भगवान, मूर्ति पूजा या कैरेक्टर पे विश्वास करते हैं कि स्टोरी है। और खगोल शास्त्र है, इनमें कैसे मैं आपको बताऊँ कि इनमें जो क्वांटिटी है, जो कैलकुलेशन पार्ट है वो मैच करता है। तो एक छोटी सी स्टोरी ये है कि एक राजा थे, राजा दक्ष नाम के। उन्होंने चंद्रमा से अपनी 27 बेटियों की शादी कर दी। उन्होंने कहा कि आप मेरी 27 पुत्रियों से विवाह कर लो। 27 पुत्रियों से विवाह कर लिया। वो 27 बेटियां जो थी वो नक्षत्र थी। उनमें से एक बेटी जो थी वो रोहिणी थी, चंद्रमा की सबसे प्रिय वाइफ थी वो। तो वो सबसे ज़्यादा समय उसके साथ बिताते थे। तो बाकी की 26 पुत्रियों ने राजा दक्ष से कंप्लेंट करी कि भी ये हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, एक ही को ज़्यादा समय दिया जा रहा है। तो राजा दक्ष के बार बार समझाने के बाद जब चंद्रमा नहीं माने तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया, जिससे कि उनकी चमक कम होने लगी और उनकी वो रोशनी क्षीण हो गई। और इस तरह की एक स्टोरी मौजूद है कि फिर धरती पर उससे प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर देवताओं ने और कई ऋषि मुनियों ने जाके ब्रह्मा जी को कहा। ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष से कहा। राजा दक्ष ने उनको फिर एक अपना श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता, एक वरदान दे दिया। तो उसकी वजह से ये हुआ कि वो 15 दिन जो वरदान की वजह से वो चमकदार रहते हैं, और फिर अगले जो 14 दिन 15 दिन होते हैं वो उसमें वो घटते हैं, जो ये 14 कलाएँ हैं उनकी। तो एक को शुक्ल पक्ष कह दिया गया, एक को कृष्ण पक्ष कह दिया गया। ये एक इस तरह की माइथोलॉजी में आपको कहानियाँ मिलेंगी। ये बहुत सारी स्टोरी होती है, लोग इनको बिलीव करते हैं। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, सिर्फ एक ट्रस्ट होता है, एक विश्वास होता है। तो ये एक अलग पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी की, क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना है और जो फैक्ट भी है, मेरा क्या मानना कि एक अच्छा एस्ट्रोनॉमर ही एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मीन्स कैलकुलेशन पार्ट। एस्ट्रोलॉजी मीन्स हम ग्रहों नक्षत्रों की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे जाओ, ये कर दो, वो कर दो, मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। हम एक कैलकुलेशन की बात करते हैं, साइंटिफिक बात करते हैं। तो ये स्टोरी है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स इन स्टोरीज़ के हिसाब से अपनी एस्ट्रोलॉजी करते हैं। कुछ लोग हैं जो तर्क के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से करते हैं। तो मैं मतलब अपने आप को उनमें से मानता हूँ। मैं स्टोरीज़ के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी नहीं करता हूँ कि भाई दंत कथाएँ क्या कहती है, माइथोलॉजी क्या कहती है, शास्त्र क्या कहते हैं, एक्चुअल में फैक्ट क्या है, वो उसके पीछे का सिद्धांत क्या है, लॉजिक क्या है। क्या हमें समझाने के लिए, या कह लो कि जो कम बुद्धि वाले लोग हैं उनको कैलकुलेशन पार्ट ना समझ में आए तो उनको कहानियों के माध्यम से समझाने के लिए कहानियाँ गढ़ी गई या ये बनाई गई, वो एक अलग विषय है। तो ये एक माइथोलॉजी की मैंने स्टोरी बताई। इसी तरह अब इसको हम अगर एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से देखें तो टोटल जो 360 डिग्री का कोई भी सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो धरती के आसपास जब ग्रह घूमते हैं, एक चीज़ मैं आपको मोटी मोटी क्लियर कर दूं कि एस्ट्रोनॉमी के अंदर सूर्य जो है वो स्थिर है और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब हम एस्ट्रोलॉजी में की बात करते हैं तो उसमें हम धरती को स्थिर मानते हैं और बोलते हैं कि सारे ग्रह धरती की परिक्रमा करते हैं इंक्लूडिंग सन, जबकि सन तो स्टिल है और ये फैक्ट भी है। ठीक है,
जबकि सन भी स्टिल नहीं है, पर वो इतना करोड़ों सालों में मामूली सा मूव होता है, तो इसलिए उसको स्टिल ही माना जाता है। तो ये चीज़ है। तो क्यों, अब ऐसा क्यों? क्योंकि हम धरती पे बैठे हैं, हम धरती पे रहते हैं, तो हमें जो भी गणना करनी है, हमें ये देखना है कि सन का हमारे ऊपर क्या असर हो रहा है, धरती पे क्या आ रहा है, कब गर्मी सर्दी आती है, कब इंसान के नेचर में बदलाव आता है, या वीनस का क्या असर होता है। ये प्लैनेट सारे फिजिकली अंतरिक्ष में मौजूद है, ये तो आपको मालूम ही होगा, ये तो नासा भी कहता है, सबको कहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसलिए ये कहा जाता है, मतलब कई लोगों ने ये मेरे से बोला कि अरे यार एस्ट्रोलॉजी तो फेक है यार, एस्ट्रोलॉजी में तो वो कहते हैं कि धरती स्टिल है, धरती कभी स्टिल हो सकती है? अरे वो स्टिल इसलिए है, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, आप ट्रेन में बैठे हो, तो अंदर की कंडीशन के हिसाब से तो आप ट्रेन में स्थिर हो ना, आप खुद थोड़ी ट्रेन के साथ भाग रहे हो। तो अगर अंदर की जो घटनाएं आपके साथ घट रही हैं, तो आप तो उस बोगी को, जो ट्रेन के डिब्बे में सफ़र कर रहे हो, तो आप तो उसके, आपके लिए वो डब्बा, वो सीट, वो अंदर मिलने वाला खाना तो आप बैठ के खा रहे हो ना, आप थोड़ी खाने के साथ भाग रहे हो, वो तो वो चल रहा है। इसी तरीके से जब हम ये कैलकुलेशन करते कि धरती के जीवों पर बाकी ग्रहों का क्या असर होगा, तो हम धरती को केंद्र मान के चल रहे हैं। एस्ट्रोनॉमी में सन केंद्र है और बाकी सारे प्लैनेट मूव करते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में जब हम कैलकुलेशन को चेक करना है, तो हम ऐसे, क्योंकि अगर हम मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम मार्स में रह रहे हो, तो हम मार्स को स्टिल मानते, तो ये एक रीज़न है। तो इसमें जो बात है कि 27 नक्षत्र, तो ऐसे जो 360 डिग्री है, इसको 12 राशियों में बांटा गया है। 12 राशियों के लिए मैं अगले वीडियो में डिटेल में बात करूँगा। उन 12 राशियों में क्या होता है कि एक राशि 30 डिग्री की है, क्योंकि 360 डिग्री का चक्र हो गया, भचक्र हो गया, तो उसको अगर 12 हिस्से में बांटेंगे तो एक राशि 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में थोड़ा बड़ा एरिया कवर होता है। तो उसको और शार्प करने के लिए उनको फिर नक्षत्र में 27 नक्षत्रों में बांटा गया। तो 27 नक्षत्रों का जो मान है, जो उनकी वैल्यूज़ है, जो उनकी वैल्यू है वो है 13 डिग्री 20 मिनट। तो 27 इंटू 13 डिग्री 20 मिनट को जब आप करोगे तो इजिकल टू 360 आएगा, ठीक है। फिर और शार्प कैलकुलेशन के लिए उन नक्षत्रों के भी आगे 4 चरण बनाए गए हैं। वो 4 चरण है, उससे फिर वो गंडमूल में जन्म और वो सब होता है। तो ये 27 नक्षत्र बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं मुहूर्त शास्त्र के अंदर। विवाह के मुहूर्त निकालने के लिए, जन्म का समय या ये सब चीज़ें, जो मुंडन समय, कोई भी मुहूर्त शास्त्र के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है नक्षत्रों का, क्योंकि नक्षत्र राशि का ही एक बारीक अंश है। फिर उसके अंदर डीपली चले जाओगे तो उनके एक एक नक्षत्र के 4 चरण, 108 चरण होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं 108 की माला जप लो तो आपका एक पूरा आपने ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया। माला हमेशा 108 की होती है। तो ये 27 नक्षत्र होते हैं। तो जैसे इनके नाम जो है, जैसे अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुण्यवसु, पुष्य, अश्लेषा, मगा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। ये 27 नक्षत्र है, ठीक है। इनमें एक नक्षत्र आता है उत्तराषाढ़ा और श्रवण के बीच में अभिजीत नक्षत्र। उसको हम 28वां नक्षत्र भी कह सकते हैं, पर उसको 28वां माना नहीं गया क्योंकि उसकी पूर्ण अंश नहीं है, वो कम अंश का है, कम वैल्यू का है। तो इसलिए उसको एक बीच में उसको कुछ अंश वहाँ आ गए, कुछ उसने अंश वहाँ से ले लिए, श्रवण से ले लिए। तो वो इस तरीके से वो 28वां नक्षत्र, पर उसको 28वें की वैल्यू में नहीं काउंट किया गया क्योंकि पूर्ण अस्तित्व नहीं है उसका, ठीक है। तो 27 नक्षत्र हो गए। एक्चुअल में अब मैं आपको एक और बात बताऊंगी, ये 27 भी नहीं है, इसमें भी अगर आप 3 और कम कर लो तो ये 24 नक्षत्र हैं। पर क्योंकि 3 नक्षत्र बहुत बड़े नक्षत्र हैं, मतलब उनका एरिया स्पेस में बहुत ज़्यादा है, तो उनको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। जैसे फाल्गुनी नक्षत्र है तो उसको उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी में डिवाइड किया गया। फिर भाद्रपद है तो पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद। फिर शाढ़ा नक्षत्र है तो उत्तराषाढ़ा और पूर्वाषाढ़ा। तो ये 3 मतलब बड़े नक्षत्र है, तो इनको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। ऐसे देखा जाए तो हमारे 24 नक्षत्र हैं, उनको में से 3 नक्षत्र को 2 पार्ट में बांटा गया तो 27 हो गए। और एक अभिजीत जो है वो हिडन नक्षत्र, मतलब अभिजीत के जो स्वामी होते हैं ब्रह्मा जी होते हैं, कहते हैं उस नक्षत्र पे अगर कोई बच्चा का जन्म होता है तो वो एक थोड़ा विशेष इंटेलिजेंट होता है, इस तरह के बड़े कीर्तिमान होगा, ये होगा वो होगा, जो किताबों में लिखा जाता है।
ठीक है। राजयोग की आपने परिभाषा पढ़ी होगी कि उसमें कैसे लिखते हैं राजयोग की परिभाषा। मैं जब किताब में पढ़ता तो मैं हंसता था कि आज के ज़माने में ऐसा होता है क्या कि ये राजयोग जिस व्यक्ति की कुंडली में बनेगा वो उसका कीर्तिमान बन जाएगा, वो विश्व प्रसिद्ध होगा, उसको राजा का सहयोग मिलेगा और उसको धन प्राप्ति होगी, वो वैभव होगा। मतलब एक एक्चुअली में उन्होंने कहा कि इसमें काफ़ी चीज़ें बेटर हो सकती हैं, मोटी बात ये है, ठीक है। बाकी ठीक है, इंसान को खुशी चाहिए तो जैसे मर्जी उसके दिमाग का डोपामिन रिलीज़ कर दो। तो ये जो 27 नक्षत्र हैं इनको भी फिर 3 कैटेगरी में बांटा गया है, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। तो आज हम नक्षत्र के बारे में मैंने जैसे आपको बताया, माइथोलॉजी की स्टोरी बताई, राजा दक्ष उसकी 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा से। इसका मैंने आपको बताया कि ये नक्षत्र जो है ये 360 डिग्री के सर्कल के अंदर आते हैं और 12 राशियों का ये अंदर का ये पार्ट है। तो एक नक्षत्र के जो वैल्यू है वो 13 डिग्री 20 मिनट होती है, राशि की 30 डिग्री होती है। तो थोड़ा स्पेस और शार्प कैलकुलेशन तो 13 डिग्री 20 मिनट। फिर इसमें भी आप चरण में आ जाओगे तो फिर वो 13 डिग्री 20 मिनट, एक नक्षत्र के 4 चरण होते, फिर उनमें बांट दो, फिर एक नक्षत्र की वैल्यू निकल आएगी। ऐसे करके ये चीज़ें चलती है। तो और भी आपको इस तरह की जो भी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई जानकारियाँ मैं छोटे छोटे मतलब वीडियो में बना के आपको देता रहूँगा। मेरा इसके पीछे का मकसद ये है कि बेसिक एस्ट्रोलॉजी आप खुद समझ सके, सीख सके, कोई आपको मूर्ख बना के पैसा ना ऐंठ सके। सिर्फ मेरा इतना सा मकसद है। एक वीडियो में मांगलिक के ऊपर बनाऊंगा, आप अपनी कुंडली में खुद ही देख सकते हो। आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, अपना किसी भी ऐप में जाओ, फ्री में कुंडली बनाओ, देख लो आप मांगलिक हो कि नहीं हो। और वो ऐप भी क्या बोल रहा है उसके बारे में, क्योंकि इनका बहुत सारा एक अजीब फंडा है, पहले डराओ फिर कमाओ। तो वो सब चीज़ें मतलब आप सेल्फ मोटिवेट रहो, सेल्फ आपको नॉलेज रहनी चाहिए कि हाँ हमें पता है। तो बस मेरा यही एक मकसद है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे पेज को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना, ताकि आपको ऐसी और जानकारियाँ मिलती रहे। मैं एस्ट्रोलॉजी के ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाता रहूँगा। अगला वीडियो मैं 12 राशियों पर बनाऊँगा, फिर उसके बाद मैं एक वीडियो मांगलिक के ऊपर बनाऊँगा। ऐसे छोटे छोटे वीडियो, 7.5 क्या होती है क्या है, तो आपको खुद ही एक काफ़ी नॉलेज रहेगी। आपको किसी चीज़ के लिए डरना नहीं पड़ेगा। आपको कोई इस बारे में बात करेगा तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो। देखो माइथोलॉजी डिफरेंट थिंग है। अगर आप माइथोलॉजी में आ जाओगे तो फिर आप एक अंधभक्त बन गए, फिर तो ठीक है भाई, ब्रह्मा जी का ऊपर से कोई हाथ आएगा आपको मुसीबतों से निकाल के ले जाएगा, सिंपल। एक कैलकुलेशन पार्ट है कि भी सूर्य जब ताकतवर होता है तो धरती पर गर्मी होती है। तो जैसे अभी अप्रैल है, अप्रैल में सूर्य मेष राशि में आया, अब गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं। सूर्य नीच का अक्टूबर में जाके होता है। तो जब अक्टूबर में तुला राशि में सूर्य नीच का होगा तो सर्दियाँ होती हैं। तो अगले वीडियो में हम 12 राशियों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।